ये जो आपका कहानी संग्रह है, एक थी कोटे वाली, तो इसके नाम से इनमें तो मेरिट नहीं होती, इनमें तो कुछ टैलेंट नहीं होता, ये तो भीख मांग के आ गए हैं, कोटा लेकर आ गए हैं। बिल्कुल कि कोटे से आ जाते हैं लोग, अक्ल होती नहीं है, काम करना आता नहीं है। पहले तो खोद खोद के जात पता करो, कौन जात हो भाई, कहाँ रहते हो, कौन सा गोत्र है। कि आजकल ये लोग ऐसे रहते पता भी नहीं चलते। हाँ, और दूसरा फिर कि तुम किस एंगल से दलित दिखते हो। जब मैं बीएड में थी तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला था कि तू तो बिल्कुल दलित नहीं लगती। तो मैंने कैसे होते हैं दलित? क्या उनके सींग होते हैं क्या, या उनका क्या होता है जो दलित दिखने के लिए क्या करना होता है? लेकिन हम ये भी देखते हैं कि साहित्य में बहुत सारे सवर्ण लेखक भी हैं जो दलित विषयों पर काम कर रहे हैं। गांव है, एक गांव में दो तरह के चित्रण हो रहे हैं। दलित चित्रण कर रहे हैं कि हमारे को खाने को नहीं मिलता, हमारा उत्पीड़न हो रहा है, हमारे पे मार पड़ रही है, लेकिन वही जो है सवर्ण लेखक है वो कह रहा आहा गांव कितना सुंदर है, हमारा जो है वो खेत लहला रहे हैं। तो भारतीय साहित्य में अपनी पहचान बनाना क्या मुश्किल रहा है काम को लेकर? देखिए, दलित साहित्य को पहचान बनाने की बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। कि इसके पीछे ऐसी मानसिकता भी नजर आती है कि दलितों की कहानी हम कहेंगे, हम उनके बारे में उनकी पीड़ा को बताएंगे और दलित लोग बस तालियां बजाएंगे। कि जब तक अगर जो हिरन है, जो मारा जा रहा हिरन है, जैसे वो अगर अपनी शिकारी उसकी कहानी लिखेगा तो अलग लिखेगा, लेकिन हिरन जो मारा जा रहा है वो अपनी कहानी लिखेगा तो कैसे लिखेगा? तो साहित्य की दुनिया में जब आप लोग ये लिख रहे हैं किताबें, इस तरह की किताबें, कोई चुनौती आती है? बहुत चुनौती है, होता है? बहुत चुनौती। दलित साहित्य की खासियत है कि उसकी जो लड़ाई है वो जाति के खिलाफ है, और जो लिखने वाले हैं वो जाति को बना के रखने वाले हैं। सीधी सी बात है। लेकिन दलित साहित्य पे एक आरोप भी बड़ा लगाया जाता है, खासकर सवर्ण जो लिटरेचर लिखने वाले लोग हैं, कंटेंट की क्वालिटी नहीं है। क्या ये आरोप सही है? नहीं, मैं तो ये मानती हूँ वो क्वेश्चन उठाने वाले हैं कौन? मतलब कौन? आप कैसे तय करते हो कि ये साहित्य ऊंचा है, ये नीचा है, ये अच्छा है, ये खराब है कौन? आप अथॉरिटी क्या है भाई? हरियाणी में कहते हैं कि घी होगा तो अंधेरे में भी दिखेगा। तो हमारे लोगों का जो घी है वो अब चमक रहा है, और इनका जो डालडा था वो उसको अब टक्कर दे रहा है तगड़े तरीके। तो वो हमें बताएंगे ऐसी औरत सुंदर होती है, ऐसा आदमी अच्छा होता है, ये लिखाई अच्छी होती है, ये अच्छा होता है। क्या इसकी ज़रूरत महसूस होती है कि हमें दलितों की महिलाओं से जुड़े हुए मसलों पर बात करनी चाहिए, या महिला तो महिला होती है, उसकी जाति क्या दे? तो सवर्ण लेखिका है वो कहती हैं कि हमसे अच्छी तो काम वाली हैं, तो तुम काम वाली बन जाओ भाई फिर। अगर तुमसे अच्छी वो हैं, वो अपने हिस्से की लड़ाई लड़ लेते, तो तुम उस भूमिका में आ जाओ। उस पीड़ा में बहुत बार आरोप भी आते हैं, अलग अलग तरीके के आरोप आते हैं कि देखो ये आरक्षण से आ गए, देखो इनको अच्छा परिवार था फिर भी आरक्षण ले लिया। दूसरा ये पहलू है कि अगर आप अच्छे से रह रहे तो कहेंगे देखो अच्छे समृद्ध परिवार के फिर भी आरक्षण ले रहे हैं। तो जो ऐसा सोचते होंगे तो एकदम जल भुन जाते होंगे कि अनीता तो बहुत आगे निकल गई। जय भीम साथियों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका हमारी इस खास मुलाकात सीरीज में। और आज इस एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा है अनीता भारती, जो कि एक बहुत ही मशहूर लेखिका हैं, और इनका काम सिर्फ देश में ही नहीं सराहा जा रहा बल्कि पूरी दुनिया में इनके काम की कहें कि धूम मची हुई है। और हाल ही में इन्हें एक बहुत बड़ा सम्मान इनके काम को, इनकी जो रचना है उसको मिला है, उस पर हम बात करेंगे। और उससे पहले आप सब जानते हैं कि ये कहावत कही जाती है कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है, लेकिन क्या उस साहित्य में दलित बैकग्राउंड से आने वाले लोगों की भूमिका है? खासकर दलित विमर्श में, स्त्रीवादी विमर्श में, दलित साहित्य के उभार के बाद क्या बदलाव आए हैं, और जो पैरेलल साहित्य दूसरा है उसमें क्या हम लोगों की कोई वैल्यू बची है या वो हम पर ध्यान दे भी रहे हैं? इन मसलों पर भी बात करेंगे, और साथ ही अनीता जी की जिंदगी के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, और एक दलित महिला के स्वाभिमानी आंदोलन के बारे में हम बात करेंगे। और इस वीडियो में आपको बहुत ही रोचक जानकारी मिलने वाली है। तो अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। और ये जो किताब है, एक थी कोटे वाली तथा अन्य कहानियां, ये अनीता जी ने मुझे उपहार में दी है। और इस किताब की खासियत ये है कि इसके अंदर जो कहानी है, सीधा प्रसारण नाम से कहानी है,
उसको इंग्लिश पेन एक संस्था है यूके की, उसने चुना है, उसको अवार्ड मिला है। भारत से 6 कहानियां चुनी गई हैं, लेकिन हिंदी की एकमात्र कहानी है जिसकी लेखिका अनीता भारती जी हैं और उसके अंग्रेजी अनुवाद को पेन अवार्ड मिला है, वो उस कैटेगरी में सेलेक्ट हुई है। और पेन जो है, इंग्लिश पेन, ये बहुत ही सम्मानित साहित्य की दुनिया में अवार्ड माना जाता है। यूके का है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। इंटरनेशनली जय भीम वालों की धूम मची है, तो बहुत बहुत बधाई आपको अनीता जी। बहुत शुक्रिया सुमित जी। और मुझे अच्छा लगा कि ये कहानी संग्रह में से एक कहानी अभी एज एक मैं कहूँगी एक उन्होंने एक उदाहरण के रूप में ट्रांसलेट किया है, लेकिन अभी ये पूरी किताब ट्रांसलेट होगी जी। तो ये पूरी किताब को ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन एक कहानी जो आपने भेजी थी सीधा प्रसारण, अगर आप हमें बता पाएं कि वो कहानी क्या है। दरअसल प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक निखिल पांधी हैं, जो कि दलित लिटरेचर में जिनका बहुत इंटरेस्ट है, तो उन्होंने इस कहानी संग्रह में पूरी कहानी पढ़ी। फिर उनको ये कहानी सबसे ज़्यादा अपील की, क्योंकि ये कहानी जो है सीधा प्रसारण ये कथा देश के मीडिया विशेषांक में आई थी। और उसमें इस कहानी में ये 2 बच्चियों, एक दलित बच्ची और एक नॉन दलित बच्ची, तो उन दोनों के जो मीडिया को लेकर के दोनों के बारे में, जैसे एक दलित बच्ची के बारे में मीडिया किस तरीके से रिएक्ट करता है जब कोई दलित बच्ची के साथ रेप होता है या उसका मर्डर होता है, और एक नॉन दलित बच्ची का जब इस तरीके से, तो मीडिया कैसे रिएक्ट करता है, ये सवर्ण मीडिया कैसे रिएक्ट करता है, उस पर ये कहानी आधारित है। और ये कहानी जो थी उनको बहुत अपील की। उन्होंने कहा मुझे लगता है मतलब जो निखिल पांधी थे, उन्होंने कहा मुझे ये कहानी, मुझे लग रहा है ये कहानी मुझे एक नमूने के तौर पे ट्रांसलेट करनी चाहिए। और यही कहानी जजेस को बहुत पसंद आई और वो सेलेक्ट भी हुई, वो सिलेक्ट भी हुई और ये कहानी संग्रह सिलेक्ट हुआ उस तो कहानी के अब माध्यम इसमें जितनी कहानियां लिखी हैं वो सारी की सारी ट्रांसलेट की जी जाएंगी बिल्कुल। अंग्रेजी में। तो अब आपको इंटरनेशनली कहीं कि एक नाम मिल गया है, आपको पहचान एक्चुअली मिली मुझे है। पहले से जो था, ये पुरस्कार से पहले ही मेरी जो कहानियां हैं या मेरा आत्मकथा के कुछ अंश वो पढ़ाए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, जैसे कि अमेरिकी मिशिगन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, कई जगह पढ़ाया जा रहा है। तो एक पहचान तो है एक स्त्रीवादी लेखिका के तौर पे, लेकिन निश्चित तौर पे जब ये अवार्ड मिला तो एक, जैसे हम कहते हैं, पब्लिशिंग का एक मौका मिलेगा कि एक इंटरनेशनल अगर कोई प्रेस आगे आती है या एक और एक प्लेटफॉर्म मिलता है राइटर को। तो ये बिल्कुल एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि अब अंग्रेजी भाषा में भी, क्योंकि आपका काम हिंदी में है, तो अंग्रेजी भाषा के जानने वाले लोग भी आपके काम को समझ सकेंगे, पढ़ सकेंगे। अब जैसा जिक्र कर रही हैं कि आपकी आत्मकथा और आपकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ हिस्सों को मिशिगन यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़ाया जा रहा है। भारत में तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बाबा साहेब की भी आत्मकथा वेटिंग फॉर वीजा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में है, भारत में नहीं है। तो भारतीय साहित्य में अपनी पहचान बनाना क्या मुश्किल रहा है काम को लेकर? देखिए, दलित साहित्य की को पहचान बनाने की बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी और बाकायदा हर स्टेट में, भारत के हर राज्य में हर दलित राइटर को ये बहुत मुश्किल हुई कि वो अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा पाए। पहली बात तो यही है, क्योंकि जैसे कि देखिए, मराठी का तो मैं कहूँगी ऐसा साहित्य आया कि उसने वहाँ का जो सो कॉल्ड मुख्य धारा का साहित्य, उसको ही, मतलब वो उसके सामने कुछ नहीं है दलित साहित्य के सामने। लेकिन हिंदी के दलित साहित्य ने भी अपनी बहुत पहचान बनाई और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा, जैसे कहेंगे कि कुछ ऐसे जो, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं या फिर हम सुशीला टागभोरे, और हिंदी में अब जिस तरीके से ट्रांसलेट होके चीज़ें आ रही हैं, हिंदी को जिस तरीके से सराहा जा रहा है, हिंदी दलित साहित्य को, वो बहुत मुझे लगता है उसकी जान है। अगर साहित्य में जान है तो लोग सराहेंगे, और कब तक आप पीछे फेंकेंगे किसी भी साहित्य को। साहित्य अपनी पहचान खुद कराता है। मैं ये कहूँगी कि एक समय प्रेमचंद के साथ बहुत पॉलिटिक्स होती थी कि उनका साहित्य ना पाए, लेकिन प्रेमचंद बहुत पढ़े गए। उसी तरीके से दलित साहित्य बहुत पढ़ा जाता है और बहुत तरह के उसमें खुद, अगर मैं अपना उदाहरण देना चाहूँ तो मेरा कहानी संग्रह और आत्मकथा और तमाम तरह से बहुत ज़्यादा रिसर्च और पीएचडी में वो सब मतलब बहुत रिसर्च होती है उन पे। तो दलित साहित्य ने बहुत मजबूती से और बहुत, क्योंकि ये साहित्य ऐसा जो सीधा दिल में उतर जाता है, बहुत सुंदर सरल भाषा में लिखा हुआ, अभिव्यक्ति के साथ, और बिल्कुल जो लोगों से जुड़ा हुआ साहित्य है। ये एक तरह से
जो ब्राह्मणवादी, जो वर्चस्ववादी साहित्य है, जिसमें कि कपोल कल्पित कल्पनाएं होती हैं और उस तरह का, उससे बिल्कुल अलग हटके है ये यथार्थवादी साहित्य। और जो हम जो रोज देखते हैं उस तरह का ये साहित्य। तो इस साहित्य को बहुत मुश्किलों का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये यथार्थवादी साहित्य, ये जाति प्रथा के खिलाफ है, ये वर्ण व्यवस्था के खिलाफ है, ये किसी भी तरह की भेदभाव के खिलाफ है। तो जो ताकतें हैं जो इस चीज़ को बनाए रखना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि दलित साहित्य आगे ना आए। और खासकर जो दलित स्त्री साहित्य है, वो तो और भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है उस साहित्य से, क्योंकि वो अपने अंदर, अपने समाज में जो प्रॉब्लम है उसको भी उठाता है और जो दूसरे समाज में उसको भी उठाता है, वो दोनों पे प्रहार करता है। तो इस तरीके से जो दलित साहित्य और स्त्री दलित साहित्य, स्त्रीवादी साहित्य को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी, अपने घर में भी और बाहर भी। तो अगर आसान शब्दों में कहें कि जिसने सहा है उसने कहा है, तो जो उसको सह रहे थे वो लोग कह रहे हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि साहित्य में बहुत सारे सवर्ण लेखक भी हैं जो दलित विषयों पर काम कर रहे हैं, स्त्रीवादी विमर्श पे भी काम कर रहे हैं, उनका बहुत सारा काम है और बड़े बड़े अवार्ड भी वो ले रहे हैं, किताबें लिख के, कविताएं लिख के, उपन्यास लिख के, एकदम दलितों की स्थिति के बारे में ऐसा लगता है कि यही मसीहा हैं, यही उद्धारक हैं जो इस काम को कर रहे हैं। लेकिन जब कोई दलित व्यक्ति अपनी कथा बताता होगा, जब अपनी पीड़ा को बताता है, तो फिर उस पर तमाम तरीके के आरोप भी लगते हैं। तो इस द्वंद्व को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अवार्ड की ना अपनी राजनीति होती है और जो हमारे देश में जो अवार्ड बढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा जाति आधारित होते हैं। और वो इसलिए जाति आधारित है क्योंकि हम देखेंगे सारे संस्थानों में, सारे अवार्ड की चयन समिति में, सब में वही लोग बैठे हैं। तो ये तो वही बात हो जाती है कि अपना अवार्ड अपने आप को दे लो, तुम मुझे दे दो मैं तुम्हें दे दूं, और तुम मुझे छाप लो मैं तुम्हें छाप लूं, तुम, तो ये सब चलता है। और पुरस्कार देखिए कितनी तरह के पुरस्कार हैं, लेकिन इतने पुरस्कारों में जो दलित लोग हैं उनको नहीं मिलते, मैं तो कहूँगी ओबीसी समाज के लोगों को भी नहीं मिलते, महिलाओं को बहुत कम मिलते हैं, और सवर्ण महिलाओं को तो फिर भी चांस रहता है, लेकिन दलित महिलाओं को तो बहुत मुश्किल होती है इन चीज़ों में। तो जो उनका जो साहित्य है, जो आप पहले कह रहे थे कि वो एक, देखिए साहित्य में अंतर्द्वंद हमेशा रहा है कि एक साहित्य की वो धारा है जो दलितों के साथ, श्रमिकों के साथ चलती है, एक धारा वो है जो पूरे ब्राह्मणवाद के पूरे पालन को चलती है, उनके अपने मुद्दे हैं। अब देखिए मैं दो फर्क करके दिखाऊं कि गांव है, एक गांव में दो तरह के चित्रण हो रहे हैं। दलित चित्रण कर रहे हैं कि हमारे को खाने को नहीं मिलता, हमारा उत्पीड़न हो रहा है, हमारे पे मार पड़ रही है, लेकिन वही जो है सवर्ण लेखक है वो कह रहा है आहा गांव कितना सुंदर है, हमारा जो है वो खेत लहला रहे हैं, हम इतनी तरह के अनाजों का इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ दाई आ रही है, हमारे यहाँ मेहंदी लगाने कोई आ रहा है, हमारे बाल। तो ये दो, एक ही गाँव में दो तरह के चित्रण है। तो यही इसी से पता चलता है कि अगर एक ही गांव में दूसरा तरह का चित्रण है, जो लोग फले फूले लोग हैं, जो खाने पीने वाले लोग हैं, जो जमींदार लोग हैं, जो जाति से ऊंच है, उनको ये साहित्य क्यों पसंद आएगा? वो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो उनकी पोल खोलने वाला साहित्य है कि वास्तव में जैसा तुम हरी हरी धरती दिखा रहे हो ऐसा नहीं है। तो दलित साहित्यकार बेसिकली उस एक जो छवि गढ़ी जाती है कि सब कुछ ठीक ठाक है, और अंडर दी कारपेट जो एक थ्योरी होती है कि कूड़ा है तो उसको कारपेट के नीचे घुसा दो, दिखाओ एक्चुअली सब ठीक ठाक है ही नहीं, आप उसको उगाड़ देते हैं कि नहीं ये सही तो नहीं है। नहीं, अब हाँ बिल्कुल, वो उगाड़ने वाली बात ये है कि अगर जमींदार है, एक जमींदार है जिसके पास बहुत ज़मीन है, पैसा है, जाति, लेकिन उसी में जो उसी के खेत में जो बंधुआ मजदूर है, दलित है, वो उससे कैसे तुलना करोगे उसकी? उसको तो आपने जो है वो उसको मजदूरी भी नहीं दे रहे हैं आप उसको वो देखिए हमारे तो दलित लोगों ने चूहे तक खाए क्योंकि उनको खाने के लिए नहीं था। मुसर जाति, आप अगर उनकी मुर्दहिया आत्मकथा पढ़े तुलसीराम जी की, तो उसमें वो चूहे खाते हैं। तो आप बताइए, एक जगह चूहे खाए जा रहे हैं, एक जगह आपको खाने के लिए 10 तरह के भोजन है, आपको दाल है, सब्जी है, सब कुछ है, तो तमाम तरह के अनाज है, आपके पास हर चीज़ है, लेकिन इस तरफ दूसरी तरफ गांव के छोर पर वो वैसे भी लोग हैं जिनके पास, और वो कौन लोग हैं? वो दलित लोग हैं, वो सीधे सीधे दलित लोग हैं। तो ये जो है ना, ये जो इन लोगों ने हमेशा गांव को इतना ग्लोरीफाई किया कि गांव जो है लगता स्वर्ग है धरती के, लेकिन बाबा साहब भी यही कहते हैं गांव से निकलो, ये हमारे लिए नरक है, क्योंकि यहाँ पे पूरे जाति के अड्डे हैं, ये जाति के अड्डे हैं, उत्पीड़न के अड्डे हैं। और सिर्फ देखिए बाबा साहब के समय से बहुत साल बीत चुके हैं,
56 में उनकी डेथ होती है, उसके बाद बहुत साल बीत चुके, अभी भी गाँव की वही हालत है। अभी भी हम देखें राजस्थान, बिहार, ये सब जगह से उत्पीड़न की घटनाएं आती हैं। अभी एक बच्चे को पानी छूने के लिए मटके में कैसे मारेगा, तो यही दलित कहानियों के विषय हैं। और इनको वो लिखना नहीं चाहते, इनको सराहना नहीं चाहते, इनको साहित्य में शामिल नहीं करना चाहते, इनको वो अवार्ड भी क्यों देंगे? क्योंकि वो उनके मुंह पर तमाचा है ये साहित्य। दलित साहित्य तो उनके मुंह पे तमाचा एक तरह से। कि इसके पीछे ऐसी मानसिकता भी नजर आती है कि दलितों की कहानी हम कहेंगे, हम उनके बारे में उनकी पीड़ा को बताएंगे और दलित लोग बस तालियां बजाएंगे। ये तो होता ही है। लोगों को ये लगता है कि भाई जो ये लोग जो है ना, हम जो कहें उसको मान ले, ये हमेशा से होता रहा है। तो मुझे लगता है कि ये तब तक हो सकता था जब तक दलित लोगों में चेतना नहीं आई थी। जैसे जैसे चेतना का प्रसार हुआ, लोगों ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। जब लोग एक बार अपनी बात कहना शुरू करते हैं, फिर वो रुकते नहीं हैं। फिर वो पहचानते हैं, वो षड्यंत्र पहचानते हैं, वो साजिश पहचानते हैं। फिर वो कहते हैं आप हमारी बात नहीं बोलोगे, हम अपनी बात बोलेंगे, हम अपना साहित्य खुद रचेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो बात है कि जब तक अगर जो हिरन है, जो मारा जा रहा हिरन है, जैसे वो अगर अपनी शिकारी उसकी कहानी लिखेगा तो अलग लिखेगा, लेकिन हिरन जो मारा जा रहा है वो अपनी कहानी लिखेगा तो कैसे लिखेगा? चिन्वा चाबी बिल्कुल उनकी जो कहावत है शिकारियों की शौर्य गाथाओं में हिरणों की जब हिरणों की कहानी है, तो हिरने जब लिखेंगे तो शिकारियों को क्यों पसंद आएगी? और वो बता देंगे कितना बड़ा शिकारी था, कितना बड़ा शिकारी था, उसके ऊपर वो तलवार रख के खड़ा हुआ है एक मृत जानवर के ऊपर, अपने शौर्य की गाथाएं गा रहा है वो। तो ये तो बहुत, क्योंकि देखिए दलित साहित्य की खासियत है कि उसकी जो लड़ाई है वो जाति के खिलाफ है, और जो लिखने वाले हैं वो जाति को बना के रखने वाले हैं। सीधी सी बात है। तो जो बना के रखने वाला, उनसे हमारी लड़ाई है, लड़ाई चलेगी। और वही साहित्य अभी तक चल रहा था, जाति को बनाए रखने का। तो साहित्य की दुनिया में जब आप लोग ये लिख रहे हैं किताबें, इस तरह की किताबें पब्लिश कर रहे हैं, तो क्या पब्लिशिंग में, इन किताबों को पहचान में, इन किताबों की समीक्षा में और उस पर एक कहीं कि स्वस्थ विमर्श में कोई चुनौती आती है? बहुत चुनौती है, होता है? बहुत चुनौती। देखिए दलित साहित्य जब आना शुरू हुआ, देखिए अब बाबा साहब ने मूकनायक शुरू किया, क्यों किया? क्योंकि कोई खबरें नहीं थी हमारी, कोई हमारा अखबार नहीं था, कोई हमारा कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले तो बाबा साहब ने मूकनायक शुरू किया। फिर मतलब ये हमारा एक इतिहास है कि हमने अपना इतिहास खुद लिखा। हमने अपने पत्र पत्रिकाएं, पर्चे, गाने, सब कुछ खुद किया है। हमने अपने पैरों पे खुद खड़ा होना सीखा है। और शुरू से ही मैं जब से, मतलब मैं अपना अगर अनुभव बताऊं, जब मैं स्टूडेंट थी 9th 10th की, तब से मैं देख रही हूँ कि हमारे लोग अपने पैसे से किताब छपवा रहे हैं। छोटी छोटी बुकलेट, पत्रिकाएं, छोटे छोटे अखबार, उन्होंने सब अपने पैसे झोंक करके अपनी नौकरी से जो कमाया वो लगाया, कहीं से ऐसे उन्होंने किया है। तो चुनौती यही थी कि हमारी बात सुनेगा कौन, नहीं सुनेगा तो हम अपनी करेंगे। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लोगों ने जब लिटरेचर कहानियां लिखनी शुरू की, तब कोई छापता नहीं था, तो लोगों ने अपने छोटे छोटे से पब्लिशिंग हाउस खोले। पब्लिशिंग हाउस मैं नहीं कहूँगी, छोटे छोटे छापना शुरू किया। समता प्रकाशन हो गया, ये हो गया, उन्होंने लोगों के छोटे छोटे बुकलेट छापने शुरू की। 14 अप्रैल आया तो 14 अप्रैल अम्बेडकर भवन पे लगा ली, और या फिर पार्लियामेंट पे लगा ली। लोग उन्हीं को खरीद के पढ़ते थे। हमारे राइटर तक बैठ करके अपनी कहानियाँ, अपनी किताबें बेचते थे। और धीरे धीरे जब कोई छापता नहीं था, किसी लेखक के पास जाओ तो नहीं छापेगा, उनकी अपनी शर्तें होंगी, और वो सवर्णवादी लेखक। लेकिन धीरे धीरे जब दलित साहित्य लोकप्रिय होने लगा, जब लोग उसको पढ़ने लगे, जब रिपोर्ट्स आने लगी कि भाई बुक फेयर में सबसे ज़्यादा दलित साहित्य बिकता है, तो दलित साहित्य छापने की होड़ भी लगने लगी। तो चुनौतियाँ बहुत थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो दलित साहित्य को अब कुछ पब्लिशिंग हाउस जो है वो तरजीह दे रहे हैं, लेकिन वो भी एक कॉर्नर की तरह कि हाँ, हम जो है वो ये ना कहलाएं कि हम दलित विरोधी हैं, तो इसलिए थोड़ी किताबें हम छापेंगे। लेकिन अभी भी हमारे जो राइटर्स हैं वो परेशान होते हैं और उनकी किताबें अभी तक नहीं छपते, क्योंकि मैं खुद इस बात की गवाह हूँ। मुझे कई लोगों के फ़ोन आते हैं तो वो कहते हैं हम कहाँ छपवाएं,
आपका कोई ऐसा अनुभव, एक्सपीरियंस? मेरा अपना तो कोई अनुभव ऐसा नहीं रहा, क्योंकि जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया में जैसे कथा देश में लिखना शुरू किया था, और मुझे छपने की कोई दिक्कत नहीं आई, और अभी भी मुझे छपने की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि मैं शुरू से थोड़ी आक्रामक लिखती थी, तो जब आक्रामक लिखती थी तो लोगों को अटैक करता था, वो आकर्षित करता था, और मुझे लगता है कि मुझे इसलिए परेशानी नहीं हुई छपने की। लेकिन जो है ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति का अलग स्टाइल होता है लिखने का। तो जब तक आप, और चूंकि मैं एक मेरी सामाजिक छवि भी है कि मैं सामाजिक तौर पे काम कर रही थी, तो मुझे इतनी इसलिए भी दिक्कत नहीं आई। लेकिन ये ज़रूर है कि दलित साहित्य के लिए बहुत परेशानियाँ, कोई उनको अभी भी छापने के लिए तैयार नहीं है। अभी तो आपके नाम से भी लोग डरते होंगे कि अनीता भारती का काम नहीं छापेंगे तो फिर मामला खराब हो मैंने एक्चुअली मैं जो मेरे एक पब्लिशर हैं वो पहले तो अभी वो मुझे छापते हैं आराम से, पहले से ही मेरी सारी ये किताब तो मेरी दूसरे से आई है, लेकिन मेरी जितनी भी किताबें आई तो मुझे स्वराज प्रकाशन से आई, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई। और वो थोड़ा दलित लिटरेचर पे उनका थोड़ा इंटरेस्ट भी है, तो वो छापते हैं। बिल्कुल। और लेकिन दलित साहित्य पे एक आरोप भी बड़ा लगाया जाता है, खासकर सवर्ण जो लिटरेचर लिखने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि दलितों के काम में बहुत ज़्यादा एक्टिविज्म झलकता है, वो प्रॉपर जो विधा होती है लिखने की कला है वो उसमें पारंगत नहीं है, और कंटेंट की क्वालिटी नहीं है। क्या ये आरोप सही है? नहीं, मैं तो मानती हूँ वो क्वेश्चन उठाने वाले हैं कौन? मतलब कौन? आप कैसे तय करते हो कि ये साहित्य ऊंचा है, ये नीचा है, ये अच्छा है, ये खराब है कौन? आप अथॉरिटी क्या है भाई? है ना? अगर ऐसी बात होती तो लोग इतना लाइक क्यों करते दलित लिटरेचर को? अगर आप दर्शकों की बात करोगे, श्रोताओं की बात करोगे, तो लोगों को तो पसंद आ रहा है, वो उस पे नाटक, उन पे कहानियों पे नाटक बन रहे हैं, उन पे फिल्में बन रही हैं, उनको लोगों को वो जहाँ, वही तो कह रहे हैं ना कि पिछले 8-10 साल का अगर डाटा उठा के देखोगे तो दलित लिटरेचर सबसे ज़्यादा बिकता है। तो आप होते कौन है ये कहने वाले कि इनके पास भाषा नहीं है, इनके पास ये नहीं है? तो वो एक तरह से उनकी जातीयता झलकती है इस बात में। वो बिल्कुल जाति के हिसाब से डिस्कार्ड करते हैं वो हमें। वो ये बताना चाहते हैं कि तुम्हें लिखना नहीं आता, लेकिन हकीकत ये है कि उनके लिखे को कोई पढ़ना नहीं चाहता। हकीकत ये है कि उनके लिखे को इतना प्रचार मिलता है, अगर वो घटिया भी लिखते हैं तो उनके अपना एक सर्कल है, उसमें इतना प्रचार होता है, इतना प्रचार होता है कि वो उन लोगों को लगता है ये सुपर हिट साहित्य है। लेकिन दरअसल देखा जाए तो अगर 2 किताबों को एक साथ पढ़ने बैठा दिया जाए तो निश्चित तौर पे दलित साहित्य लोग पहले उठाते हैं। और मैं उनकी इस बात को बिल्कुल नहीं मानती, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वो होते कौन है ये डिसाइड करने वाले? किसने पावर दिए कि तुम ये बताओगे ये अच्छा है? भाई तुम तो अपने जातीय तौर पे सीख रहे हो ना, वो अपने जातीय चश्मे से देखते हैं सारी चीजें, और पाठक तय करेंगे ना कि क्या अच्छा है पाठक कि नहीं। तय करते हैं, पाठक पढ़ते हैं। और हम मतलब मैं वही कह रही हूँ कि अभी जब स्वराज वाले का भी उसने मुझे डाला था कि आपके साहित्य की धूम मची, लोग आपको ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ तो सब तरह का साहित्य था, तो वो साहित्य मेरा ही क्यों ढूंढ रहे आकर के? तो या ओम प्रकाश वाल्मीकि की झूठे नहीं क्यों ढूंढते हैं लोग जा करके? इतनी सारी आत्मकथाएं, 50 आत्मकथाएं मैं खरीद के लाई हूँ, बच्चन की आत्मकथा, इसकी लेकिन मैंने नहीं पढ़ी। लेकिन आप पढ़ लीजिए ओम प्रकाश वाल्मीकि, आप एक सिटिंग में पढ़ जाएंगे आत्मकथा, आप उनको 10 सिटिंग में भी नहीं पढ़ पाएंगे। ये मैं चूंकि हरियाणवी बैकग्राउंड से हूँ, तो हमारे यहाँ एक कहावत है, हरियाणवी में कहते हैं कि घी होगा तो अंधेरे में भी दिखेगा। यानी ये घी जो है वो अगर अंधेरे में भी रखेंगे आप, तो उसका स्मेल, उसका फ्रेग्रेंस और उसका टेस्ट आप अगर करेंगे तो यू विल रिकॉग्नाइज कि वो घी है। तो हमारे लोगों का जो घी है वो अब चमक रहा है, और इनका जो डालडा था वो उसको अब टक्कर दे रहा है तगड़े तरीके से। दरअसल मैं सुमित इसमें ये कहूँगी कि ये जो इनके एक मानदंड है, जो ब्राह्मणिकल सौंदर्य के जो इनके मानदंड है, ये सब पे अप्लाई करना चाहते हैं, है ना? वो भाषा पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, वो हर चीज़ में स्त्रीवादी, मतलब वो अगर सुंदरता का उनका होगा तो वो हमें बताएंगे ऐसी औरत सुंदर होती है, ऐसा आदमी अच्छा होता है, ये लिखाई अच्छी होती है, ये अच्छा होता है, ऐसा देखने से अच्छा लगता है, ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए। उनका तरीका ये है कि वो हर समय ये मानक तय करना चाहते हैं और अपने हाथ में रखना चाहते हैं, लेकिन दलितों ने उनके हाथ से मानक छीन लिए हैं। उन्होंने कहा हम अपने मानक खुद बनाएंगे। तो वो सौंदर्य शास्त्र की बात करते हैं कि तुम्हारे में जो है ना रिपीटिशन है,
वो एक ये भी आरोप लगाते हैं कि आप में जो है ना आत्मकथाओं में रिपीटिशन है, पर मुझे लगता है हर आत्मकथा अलग है, पढ़े तो सही। ये एक सुनी सुनाई बात है, आपने पढ़ी कितनी है। और रिपीटिशन क्या होता है भाई, अगर कोई लगातार एक तरह से प्रताड़ना झेल रहा है, अत्याचार झेल रहा है, तो वो जिनके द्वारा झेल रहा है उनके अगर वो कहता है तो आपको रिपीटेशन इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके लोग प्रताड़ना कर रहे हैं, इसलिए रिपीटेशन लग रहा है। और वो आपके लिए नॉर्मल सी भी चीज है, नॉर्मल आप देख रहे हैं अपने घर परिवार में, नॉर्मल लग रही है, और आपको गिल्ट भी नहीं होती पढ़ के कि भाई हमारे पुरखों ने क्या किया, हमारे बुजुर्गों ने क्या किया। आप उल्टा ये कहते हो लिख क्यों रहे हैं ऐसा। तो ये तो एक बहुत उस तरीके से वो बार बार वो उनका तो ये भी मानना है कि प्रेम नहीं है। अब बताइए, प्रेम का जो है बड़ा सीमित रूप इन्होंने ये लगाया कि मेल और फीमेल का प्रेम। लेकिन जो व्यक्ति समाज बदलने का सपना रखता है, जाति तोड़ने का सपना रखता है, उससे बड़ा प्रेमी कौन होगा। और जो अगर समाज बदलने का सपना रखता है, क्या वो अपने परिवार से प्रेम नहीं करता होगा, वो अपने पत्नी से प्रेम नहीं करता होगा, या अपने बहनों से। तो ये इनका जो है कि भाई एक प्रेम का ये है कि भाई एक छोटा सा ये है कि बस अपने जो है वो आदमी औरत का जो प्रेम है वो ही प्रेम है। तो लेकिन हमारे लिए प्रेम की परिभाषा बहुत बड़ी। बाबा साहब ने प्रेम की जो परिभाषा गढ़ी कि हम ऐसा एक समाज चाहते हैं जिसमें सबको बराबर का अधिकार मिले, सब जो है सबकी तरक्की हो, सब खुश रहे, खुशहाल रहे। यही प्रेम है। यही प्रेम है, यही प्रेम है। मैं एक और सवाल इसमें ज़रूरी जोड़ना चाहता हूँ। दलित साहित्य में दलित स्त्री विमर्श को भी काफ़ी एक स्पेस मिला है, और खासकर आप जैसे लोगों का दलित लेखक संघ और तमाम तरीके के जो संगठन हैं उनके उभार की वजह से काफ़ी एक मजबूत आवाज़ बन गई है कि दलित स्त्रियों से संबंधित बातें भी वहाँ पे उठाई जाएं। क्या इसकी ज़रूरत महसूस होती है कि हमें दलितों की महिलाओं से जुड़े हुए मसलों पर बात करनी चाहिए, या महिला तो महिला होती है, उसकी जाति क्या देखना? नहीं, देखिए महिलाओं को स्पेस नहीं मिला। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगी। जब बाबा साहब थे तो महिलाओं को स्पेस मिला था, खूब मिला था। और बाबा साहब हमेशा जो थे वो, और जैसे अपनी मीटिंग लेते थे तो बाद में महिलाओं की भी मीटिंग होती थी। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि जब बाबा साहब का डेथ हुई उसके बाद से महिलाएं बहुत कम नजर आईं। अब वो हैरानी की बात है, वो कहाँ गई महिलाएं, वो घरों में चली गई। तो इसलिए हमारे समाज में महिलाओं की उतनी जगह नहीं थी। और ये जो था, अभी कुछ समय पहले एक विवाद चला एक मैगजीन के हिसाब से, जिसमें डॉक्टर धर्मवीर ने और पूरा एक दलित जो साहित्यकार क्या कहेंगे उनको, उनका पूरा एक ग्रुप था जिन्होंने दलित महिलाओं पे बहुत हमले किए। उनके चरित्र पे हमले किए, उनके लेखन पे हमले किए, उनकी सब चीज़ों पे, उनके विवाह पे, जैसे मेरे विवाह पे भी उन्होंने बहुत हमला किया इंटरकास्ट मैरिज पर। तो वो बहुत हमले किए। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो दलित औरतों का जो अपना स्पेस होता है, हम जब ये कहते हैं कि दलित औरतें मजबूत होती हैं, और वो वाकई मजबूत होती हैं क्योंकि वो कमाती हैं, वो बाहर जाती हैं। और हमारी दलित संस्कृति में जो है वो उस तरीके से दमन नहीं है। हमारी महिलाओं के साथ सामाजिक हिंसा ज़्यादा होती है, और घरेलू हिंसा वो होती है लेकिन वो लड़ लेती हैं। तो जो देखिए, ये भी एक बात है, हमने ये देखा कि जब हमारी महिलाओं पर खराब लिखा गया तो हमारी महिलाओं ने प्रतिरोध किया, उनको पीठ पाट लिया, उनसे अपना बराबर हिसाब कर लिया। ये और किसी वर्ग में संभव ही नहीं होता। लेकिन ये दलित में है कि आपने हमारे को कुछ कहा तो हम अभी तुम्हारा बराबर उठाई पिटाई करके इकट्ठा कर लेंगे। और बहुत लोगों ने इस जो स्त्री लेखन उसको सपोर्ट किया, दलित राइटर्स ने। और मुझे लगता है कि जो फिर भी मैं ये कहूँगी कि जिस तरीके से स्त्रीवाद है, सवर्ण स्त्रीवाद है, उसके मुद्दे हैं, ऐसे ही दलित स्त्रीवाद के अपने मुद्दे हैं, और बहुत अलग तरह के मुद्दे। जैसे सवर्ण स्त्रीवाद जो है वो देह की बात करता है कि स्त्री को अपनी देह पे अधिकार होना चाहिए, लेकिन हमारे लिए है कि हमारे दलित स्त्रियों की तो देह पे अपना अधिकार है ही नहीं। अब अगर हम बहुत सारे पर देखें, देवदासी देखें या बेड़नी प्रथा देखें, या हम चले जाएं ट्राइबल्स बेल्ट पे चले जाएं, तो वो औरतों को जो है डायन के नाम पे, तो हमारा तो अपनी देह पे अधिकार नहीं है। हमारा तो जो देह पे अधिकार है वो जाति जो सवर्ण लोग हैं या जो भी उस तरीके से अधिकार है। तो हमारी पहली लड़ाई जो है वो इस बात की है, वो देह के खिलाफ लड़ते हैं, और हमारी लड़ाई जो है वो देह के लिए लड़ती है, और हम जो है वो देह के उसके लिए एक सामाजिक आज़ादी में हम देह को देखते हैं, एक महिला की देह के हिसाब से नहीं देखते हम। तो हमारी जो लड़ाई है वो सामाजिक हिंसा के खिलाफ है, उनकी लड़ाई घरेलू हिंसा के खिलाफ।
क्योंकि वहाँ पर जो है वो घर में ज़्यादा हिंसा, हमारे यहाँ सामाजिक हिंसा ज़्यादा है। घरेलू हिंसा साथ चलते, लेकिन उसका तो और दूसरी बात ये कि जो सवर्ण नारीवाद है, जो नारीवाद है, उसमें जो वो विवाह संस्था पे कुठाराघात करते हैं, विवाह संस्था पे, या फिर उनके जो आइकन है उनमें कोई पुरुष हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे यहाँ तो अम्बेडकर है, हमारे यहाँ गौतम बुद्ध है, हमारे यहाँ फूले हैं, हमारे यहाँ जो है तमाम तरह के हम विवाह संस्था का विरोध नहीं करते। और वो इसलिए नहीं करते, उसका रीज़न है क्योंकि जो दलित स्त्रियां, उनके साथ सामाजिक हिंसा होती है। समाज में उनकी स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है, चाहे वो धार्मिक रूप से ले, चाहे सामाजिक रूप से ले, चाहे जिस भी रूप से ले। तो हमारे लिए जैसे परिवार उनके लिए सबसे ज़्यादा असुरक्षित है, हमारे लिए अगर हम परिवार को छोड़ते हैं, परिवार, तो हमारे लिए तो समाज ही पूरा असुरक्षित है। तो यहाँ अगर एक व्यक्ति के साथ उत्पीड़न की बात है, वहाँ तो पूरा समाज उत्पीड़न करने को तैयार है। तो इसलिए हम जो है वो फैमिली में डेमोक्रेटिक वैल्यू की हिमायत करते हैं। हम ये कहते हैं कि फैमिली ऐसी होनी चाहिए जिसके लोकतांत्रिक मूल्य हो, जिसमें पति पत्नी का इक्वल राइट हो। बाबा साहब का सपना यही था कि इक्वल राइट हो, मिलजुल के काम करें और श्रम पे बराबर अधिकार हो। ये हमारा दलित स्त्रीवाद का एजेंडा है। तो हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है सावित्रीबाई ज्योतिबा फूले का, जो कि दोनों शादी में थे, दोनों ने जो है वो बहुत सुंदर जीवन जिया सामाजिक काम करते हुए। तो हमारा स्त्रीवाद इस बात की हिमायत करता है। हम जो है ये चाहते हैं कि हमारा जो परिवार हो वो डेमोक्रेटिक हो, जिसमें कि पति पत्नी अपने जो है वो जिम्मेदारियों से बंधे हों और इक्वल राइट हो, बराबर का अधिकार हो। तो ये हमारा स्त्रीवाद का है। और हम बाकी जैसे कि सांप्रदायिकता के खिलाफ, हम किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ है दलित स्त्रीवाद। तो दलित स्त्रीवाद को अगर हम देखें तो जो नारीवाद की एक प्रोग्रेसिव छवि गढ़ी जाती है, खासकर जो सवर्ण नारीवादी होती हैं वो कई बार बहुत अग्रेसिव तरीके से भी चली जाती हैं और एक प्रोग्रेसिव अपने आप को दिखाते हुए अलग ही दुनिया बना देती हैं कि महिलाएं का ही सब कुछ हो। लेकिन जो दलित महिलाओं के साथ हिंसा होती है, जैसा आप जिक्र कर रही हैं, उनको जो पीड़ा जेंडर और कास्ट की दोनों की झेलनी पड़ती है, वो उनको नजर नहीं आता। इसकी वजह क्या है? देखिए, जो महिला मैं ये कहूँगी जो महिला आंदोलन है या महिला राइटिंग, दोनों को मैं एक साथ लेती हूँ, उसमें जो लोग आए वो ज़्यादातर अभिजात वर्ग की औरतें थी, ऊंची जाति की औरतें थी, जिनका पीढ़ियों से जो पढ़ा लिखा जिनका खानदान चल रहा था। तो वो जो था वो इस दलित महिलाओं के इश्यूज को अपने साथ नहीं रख पाया। तो दलित महिलाओं का इशू कास्ट का इशू है और जो वो लिंग तक, वो जेंडर तक सीमित रह जाते, लेकिन यहाँ तो जेंडर में भी कास्ट है ना। तो इसलिए जो है वो दलित महिलाओं के इश्यूज में, अच्छा जब हम दलित महिलाओं की बात करते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है पानी की, कि पानी उनको नहीं भरने दिया जाता कुएं से, उनको पीने के पानी की। फिर उनको जो है वो उनके, जैसे अब हम कहें, अब तो इस बात का इतना रेलेवेंट नहीं, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ कि वो किसी जो है वो अगर मंदिर में जाना चाहे तो उनको घुसने नहीं, अभी भी बहुत तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं ना। तो उनके साथ जो छुआछूत की प्रॉब्लम है, छुआछूत की जो प्रॉब्लम है, जो सामाजिक हिंसा की प्रॉब्लम है, वो जो महिला आंदोलन है उसको वो आइडेंटिफाई करने में फेल रहा है। वो जेंडर कह के ये तो कहता है सब महिलाएं एक से, लेकिन एक सी नहीं है। ये उनमें कास्ट है और कास्ट के अनुसार उनमें उनको प्रिविलेज मिला हुआ है। तो प्रिविलेज लेकर के अगर कोई कहे कि सब महिला शोषण होता है, तो ये बहुत मुझे हंसी आती है कि एक अमीर महिला कह रही है मेरा शोषण हो रहा है, एक गरीब महिला जिसके पास खाने को भी नहीं है उससे अपनी तुलना कैसे करोगे आप? आपको ये ठीक है कि कई मानव मानसिक प्रताड़ना आप झेलते हो, लेकिन वो जो गरीब औरत है, वो जो दलित औरत है, वो मानसिक शारीरिक सारी तरह की प्रताड़ना झेलती है वो। तो उनका तो इसलिए उनसे कोई, हाँ, तो ये जो हमारे जो कई बार सवर्ण लेखक है, वो तो सवर्ण लेखिका है, वो कहती हैं कि हम तो हमसे अच्छी तो काम वाली हैं, तो तुम काम वाली बन जाओ भी फिर। अगर तुमसे अच्छी वो हैं, वो अपने हिस्से की लड़ाई लड़ लेते, तो तुम उस भूमिका में आ जाओ, फिर तुम अपने घर काम वाली क्यों बुलाते हो? खोखलापन है इसको, हाँ, वो उस तरीके से जो देखना। और चूंकि उनके पास मुद्दे नहीं है लिखने के, तो फिर यही मुद्दे होते हैं। चूंकि मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा जो अभी जो छद्म नारीवाद है, छद्म नारीवाद कहूँगी,
वो उसको मुद्दों की समझ नहीं है, वो बहुत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बल देता है, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता सामाजिकता के साथ बंधत। मेरी मुक्ति के साथ सब औरतों की मुक्ति है, या मेरी अकेले की मुक्ति नहीं होगी जब तक सबकी मुक्ति नहीं होगी। उसमें बहुत ज़्यादा ये हो गया कि मेरी मर्जी, मेरा शरीर, मेरा राइट, मैं जो चाहूँ करूँ, नहीं, उससे महिला आंदोलन भटक जाता है। तो बड़ी बात अनीता जी कह रही हैं। ये जो आपका कहानी संग्रह है, एक थी कोटे वाली, तो इसके नाम से कोटा शब्द आते ही कई बार मेरिट का सवाल उठ जाता है। आप चूंकि एक शिक्षिका भी हैं, आप प्रिंसिपल हैं दिल्ली के एक स्कूल में, तो ये जो कहानी है एक थी कोटे वाली, ये कहानी क्या है और कोटे के आसपास आपका कुछ अनुभव, आरक्षण के ताने, इनमें तो मेरिट नहीं होती, इनमें तो कुछ टैलेंट नहीं होता, ये तो भीख मांग के आ गए हैं, कोटा लेकर आ गए हैं, बिल्कुल, कुछ ऐसा अनुभव वो बता पाए तो। बिल्कुल। ये जब मैंने कहानी लिखी थी तो ये था कि अभी क्या है कि ये कहानी बहुत जगह उसका ट्रांसलेट हुआ। ये हम लोग एक जो है ना, ये बिल्कुल एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, और इस कहानी की पृष्ठभूमि ये रही कि हम बहुत सारे लोग बैठ करके एक जगह पेपर चेक कर रहे थे, और वहाँ पे कुछ लोग जो थे, जैसे लोग टीचर हैं तो पेपर चेक कर रहे थे सीबीएसई के, तो वहीं पे कुछ लोग बोल रहे थे कि कोटे से आ जाते हैं लोग, अक्ल होती नहीं है, काम करना आता नहीं है। और बाई चांस की बात है कि हम 7-8 में 5 लोग कोटे वाले थे। तो 2-3 दिन तो उनकी सुन ली, फिर 2-3 दिन बाद गुस्सा, उनसे लड़ाई हो गई। तो उसके बाद जब लड़ाई हो गई और उनको कहा कि धमकी दी उनको कि अब तुम्हारा कंप्लेंट होगी, तुम लोग कितना गाली दे रहे हो जाति के नाम पे बैठ के। तो वो जब चली गई, फिर उनके काम हमें मिला, तो हमने देखा कितनी कमियां थी उस काम में, बहुत ज़्यादा कमियां थी। तब ये मैंने कहानी लिखी, और जो है ये कहानी में एक जैसे एक स्कूल में 8 पीरियड होते हैं, 8 पीरियड होते हैं, तो 8 पीरियड की कहानी है ये, कि एक बहुत अच्छी पढ़ी लिखी स्मार्ट लड़की स्कूल में आती है। पहले पीरियड में आती है, प्रिंसिपल उनका परिचय कराती है कि ये बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ी है, टॉपर है, और बहुत क्योंकि वो बड़ी आर्टिस्टिक लड़की है, एथनिक कपड़े पहन रखे, तो क्योंकि वो सीट रिजर्व की है जिससे वो लड़की आई है, तो हलचल मच जाती है, दोनों समूहों में हलचल मच जाती है। जो दलित समूह है वो कहता है कि देखो इन्होंने रिजर्व सीट को नॉन दलित से भर लिया, और जो नॉन दलित वाला वो बहुत खुश होता है, अरे चलो अच्छा हुआ ये तो भर गया। और दूसरा पीरियड होता है, तीसरा पीरियड होता है, लोग खोद के उस टीचर से पूछते रहते हैं तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ रहते हैं, तुम कहाँ रहते हो, ये। और जो 8वें पीरियड होते होते हकीकत खुल जाती है। हकीकत खुल जाती है तो जो दलित टीचर नहीं है वो कहते हैं, वो फट पड़ते हैं, वो कहते हैं अरे तो मायावती निकली। तो उसके बाद वो जो टीचर है उसको गुस्सा आता है, वो कहती है कि मैं यहाँ पढ़ाने आई थी, मैं यहाँ जात देखने नहीं आई थी, तुम सब लोगों ने, ये स्कूल है क्या है। और उसी समय स्कूल की घंटी बजती है। तो ये कहानी मैंने इसमें एक बिल्डअप किया था कि हर पीरियड में हलचल हो रही है। पहले पीरियड में ये हो रहा है, दूसरे में ये हो रहा है, तीसरे में कोई हाथ आके पकड़ ले रहा है, चौथे में कोई कुछ कह रहा है। तो ये कहानी एक तरह से और लास्ट में पटाखा फूटता है कि भाई लोग को समझ में आता है, अच्छा इतनी सुंदर थी, इतनी अच्छी थी, हमने तो सोचा ही नहीं ये दलित होगी। तो मतलब दलितों को पहले तो खोद के जात पता करो, कौन जात हो भाई, कहाँ रहते हो, कौन सा गोत्र है, कि आजकल ये लोग ऐसे रहते हैं पता भी नहीं चलते। और दूसरा फिर कि तुम किस एंगल से दलित दिखते हो, तो उनको दलितों की एक छवि गढ़ी हुई है ना। छवि, इस छवि के जो है, इस छवि को लड़की तोड़ती, और इसलिए ये गफलत हो जाती है उनमें। लोग सोचते हैं देखो ये दलित, और जब उनको पता चलता है दलित लड़के, तो वो दलित लोग कहते कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी, देखो अपने में भी ऐसे लोग होते हैं। तो ये कहानी इस तरीके से ये बिल्डअप, और ये सब हमारे मतलब अनुभव हैं, हम सब ये हमारे अपने अनुभव हैं। बहुत बार हम लोगों ने भी झेला है। अरे आप फोन लेके आईफोन लेके घूमते हैं, आप बड़ी गाड़ी से चलते हैं, आप दलित दिखते ही नहीं है। तो हम क्या लिख के आए, ऐसे हाथ जोड़ के आए। जब मैं बीएड में थी तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला था कि तू तो बिल्कुल दलित नहीं लगती। तो मैंने कैसे होते हैं दलित, क्या उनके सींग होते हैं क्या, या उनका क्या होता है, जो दलित दिखने के लिए क्या करना होता है। तो ये स्टीरियोटाइप गड़े हुए हैं कि आपको किसी तरह से देखना वो चाहते हैं। बिल्कुल, कि आप उस बाहर जब उस दायरे को तोड़ देते हैं तो फिर वो
पीड़ा लगती है, तो उस पीड़ा में बहुत बार आरोप भी आते हैं, अलग अलग तरीके के आरोप आरोप भी आते हैं कि देखो ये आरक्षण से आ गए, देखो इनको अच्छा परिवार था फिर भी आरक्षण ले लिया। दूसरा ये पहलू है कि अगर आप अच्छे से रह रहे हो तो कहेंगे देखो अच्छे समृद्ध परिवार के फिर भी आरक्षण ले रहे हैं। लेकिन आरक्षण तो जातीय जो प्रताड़ना है, जो आपने कलंक, उसके खिलाफ है ना, उसका पैसे से क्या लेना देना। अगर इस देश में जाति प्रथा नहीं रहेगी तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। तो जाति प्रथा तो आपने बना रखी, तो आरक्षण कैसे खत्म होगा। बिल्कुल। मैं अब कुछ व्यक्तिगत सवाल ले रहा हूँ आपसे। आपने जैसा जिक्र भी किया था कि आपकी इंटरकास्ट मैरिज हुई और उसके बाद आपको एक बड़ा विद्रोह, लोगों की तरफ से विरोध झेलना पड़ा क्योंकि आपने बड़ा कदम उठाया था। क्या उसमें विरोध करने वालों में दलित समाज के लोग भी थे, हमारे अपने लोग भी विरोध कर रहे थे, या सिर्फ बाकी जगह से भी आपको विरोध झेलना पड़ा? देखिए, मेरे को वैसे तो जब मेरी इंटरकास्ट मैरिज का हमने तय किया तो मेरे ससुराल से विरोध आया था, मेरे परिवार से तो उतना नहीं आया। और लेकिन जब मैंने राइटिंग जब शुरू की, मेरी राइटिंग में मुझे वो विरोध दिखा। जब डॉक्टर धर्मवीर जब दलित महिलाओं पे हमले कर रहे थे तो मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे अब्यूज़ करना शुरू किया कि ये तो ठाकुर की गोद में बैठी है, और ये और मेरा नाम बुधिया ही रख दिया था उन्होंने, क्योंकि मैंने प्रेमचंद के कहानी कफन कहानी उसमें ये पक्ष उठाए कि आपको वो दलित दो पात्र दिख रहे हैं लेकिन वो औरत क्यों नहीं दिख रही जो भूख से मर गई। तो उस पर उन्होंने मेरा नामकरण कर दिया और इन सब लोगों ने मुझे बहुत उस तरीके से बोलना शुरू किया। तो मुझे साहित्य में अपने उसमें पहचान बनाने में मुझे बहुत मुश्किल हुई, और अभी भी मेरे साहित्य को लोग नहीं गिनते। यानी गिनते उधर यूके वाले गिन रहे हैं। हाँ, सो कॉल्ड जो हमारे दलित साहित्यकार हैं वो मुझे साहित्यकार भी नहीं मानना चाहते। लेकिन जो है, मतलब मैं सबको नहीं कह रही, मैं जो सो कॉल्ड जो बड़े नाम है उनकी बात कर रही हूँ मैं। लेकिन जो है वो लेकिन दूसरी तरफ जो है वो बाहर मेरा साहित्य खूब पढ़ा जा रहा है। और मिशिगन में इनकी कथा पढ़ाई जा रही है। इंग्लिश पेन यूके की जूरी इनकी अभी किताब को सेलेक्ट कर मैंने मिशिगन यूनिवर्सिटी के बच्चों की वर्कशॉप ली थी छुट्टियों में, हमने उनको दलित लिटरेचर पढ़ाया था। मैं थी, अजय नावरिया था, हम दोनों थे। तो जो ऐसा सोचते होंगे तो एकदम जल भुन जाते होंगे कि अनीता तो बहुत आगे निकल गई। तो आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा हमें बताएं कि आपकी जर्नी कैसे रही, जिंदगी से जुड़े हुए कुछ पहलू अगर हमें बता पाएं। मेरी तो देखिए, मेरा जन्म तो दिल्ली का ही है, सीलमपुर जो कि शादरा के उधर है। और हम 7 भाई बहन, मेरे पिताजी जो थे वो अलीगढ़ के हैं। और मेरे पिताजी के साथ घटना ये हुई थी कि जैसे हम ये कहते हैं ना कि गांव उत्पीड़न के अड्डे होते हैं, तो मेरे पिताजी के चाचा को वहाँ के ठाकुरों ने जहर दे के मार दिया था। क्योंकि वो बड़े तंदुरुस्त थे, बहादुर थे। उन्होंने जो ठाकुर का लड़का था उसको वो कुश्ती में पछाड़ दिया था, और वो खेत का पानी ले रहा था तो लेने नहीं दिया। उस पर मेरे चाचा को उन्होंने जहर दे के, मतलब मेरे पिताजी के चाचा को जहर दे के मार दिया। और मेरे दादा से उन्होंने सफ़ेद कागज़ पे ये लिखवा लिया कि भाई हम समझौता करा रहे हैं और ये नहीं होगा। और उसके बाद उन्होंने ज़मीन, तो मेरे दादाजी मेरे पिता और मेरे चाचा को लेके दिल्ली आ गए थे। तो जब आए तो इधर की तरफ जामा मस्जिद की तरफ आए, तो यहीं पे हम सब भाई बहन पैदा में तो हुई। और हम लोग का बड़ा मुश्किल में, क्योंकि हम 7 भाई बहन थे, मेरे पिताजी जो थे वो टेलर थे, वो पैटर्न मास्टर थे। तो उनकी भी कहानी है कि वो यहाँ दिल्ली के एक स्कूल में दरियागंज के स्कूल में 5वीं तक पढ़े थे। और उन्होंने ये सोचा था कि मैं अपने बिरादरी के बच्चों को टेलरिंग का काम सिखाऊंगा, ये काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने बहुत बच्चों को ट्रेंड किया। मेरी मदर भी 5th पास थी, लेकिन वो जब शादी के बाद काफ़ी, जब मैं 3rd में थी तो वो मेंटल पेशेंट हो गई थी। और वो आखिर तक रही, डेथ के तक, जब तक कि उनकी डेथ नहीं हुई। और 2015 में डेथ हुई थी। तब तक वो कंटिन्यूस बीमार रही। तो मैं 3rd में थी तब से। तो मेरी मदर और मेरे फादर बहुत ज़्यादा, मेरी माँ बहुत मेहनती थी। मेरी मदर लिफाफे बनाती थी, और इतना बच्चे होना और एक उम्मीद रखना कि मैं पढ़ी हूँ तो मेरे बच्चे भी पढ़े, और शायद यही मेंटल प्रेशर था। तो वो बीमार पड़ी। मेरे फादर बड़े मेहनती थे। तो इसे हम लोगों ने जो था, फिर बड़ी मुश्किल में हम लोग का 7 भाई बहनों का पढ़ाई लिखाई हुई, लेकिन हम सब पढ़ने लिखने में ठीक निकले। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी, मतलब हुई। बचपन में बहुत ज़्यादा उस तरह से गरीबी झेली कि मुझे याद है 7th में मैं 8-10 दिन बिना शूज़ के स्कूल गई हूँ।
जूते ही नहीं थे। और बाद में जब मैंने कॉलेज किया तो मैं थिएटर से भी जुड़ी, त्रिपुरारी शर्मा जी के साथ। वो अलारिपू में एक ग्रुप था, फिर पपेट ग्रुप से जुड़ी, फिर मैंने बीएड की तो मेरी जॉब लगी। फिर मैं जब इराक का युद्ध हो रहा था 90 में, तो हम वहाँ गए इराक। यहाँ से 16 लोग गए थे इराक के बॉर्डर पर युद्ध का विरोध करने। अमेरिका ने जब हमला किया था इराक पे, तो उसी में 16 लोग गए थे, तो मैं भी गई थी, जिसमें कि बेला भी थी, बेला भाटी, और जॉन थ्रेस भी था। अच्छा। और यहाँ के पत्रकार और ये थे। तो बाद में जब हम वहाँ से लौट के आए तो हम लोगों ने, फिर मैंने और राजीव की शादी हमने तय किया कि शादी करेंगे। और हम लोगों ने बड़ा अच्छा, जो जैसे मुझे लगता है कि मुझे एक बड़ा अच्छा जीवन साथी मिला, जो कि मेरी लिखाई पढ़ाई मेरी हर चीज़ में सपोर्ट किया। और तमाम तरह के मेरे अपने लोगों ने बहुत हमले किए, तो लेकिन राजीव मेरे पीछे मजबूती से खड़े रहे हैं। मैं तो एक तरह से मैं ये कहूँगी कि ज्योतिबा फूले की तरह है। मुझे ऐसे जीवन साथी मिले हैं। बिल्कुल। तो काफ़ी मैंने नौकरी में भी, मैं जब रिटायर हो जाऊंगी तो मैं अपने स्कूल के ऊपर पूरा एक उपन्यास लिखूंगी, क्योंकि स्कूल में जो है आप नौकरी करते हैं, आपको लगता है कि बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन बहुत कास्ट वाला माहौल है वहाँ। और उसी तरह के लोगों का वर्चस्व है जहाँ पे मतलब वो ऊंची जात के लोग हैं, और आपको सरवाइव करने में मुश्किल होती है बहुत ज़्यादा। आपके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं आपकी योग्यता पे। तो मैं हमेशा ही बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनती रही हूँ। अपने नौकरी में बहुत मेहनती हूँ, मैं अपना काम बहुत डिवोशन से करती हूँ। तो बहुत मुझे परेशानियाँ भी झेलनी पड़ी, और तो ऐसे सब चल रहा है। और नौकरी के साथ और जो सामाजिक जीवन है में मैं क्योंकि अन्याय के खिलाफ खुल के बोलती हूँ, तो मुझे वैसे भी बहुत झेलने को मिल जाता है। जैसे अभी आप देख रहे हो, रिसेंटली मैंने जो मुद्दा उठाया कि बाबा साहब की आप छवि क्यों खराब करें, तो उसमें मतलब मुझे कोई भी बात हो तो मैं न्याय के खिलाफ बोलती हूँ, चाहे मुझे कितना भी बड़ी प्रॉब्लम हो। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हम लोग जो है वो बाबा साहब की संतान है, हम किसी तरह का इनजस्टिस नहीं करते। और बहादुरी से खड़े होना, बाबा साहब तो इतनी मुश्किलें झेलते हुए मंत्री पद तक त्याग दिया, तो हमारे लिए तो क्या है, हम तो फिर भी, हमें बहुत कुछ अचीव हो गया, हमने बहुत कुछ अचीव किया है, यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उसमें बाबा साहब की बहुत बड़ा योगदान है कि आज मैं जिस पोस्ट में हूँ, मैं ये किताब, मेरी अवार्ड जो मिली है, वो सब उनके कारण है। उनकी प्रेरणा एक हमारे जीवन में। और मुझे सुमित वजह, मुझे कभी भी नहीं लगता कि मुझे डिप्रेशन कभी होता ही नहीं, क्योंकि वो जब भी कुछ ऐसी फीलिंग आए तो आप बाबा साहब को याद करोगे, उनके कामों को याद करोगे, उनके संघर्ष को, तो आपको एनर्जी मिल जाती है। आपको लगता है कुछ नहीं है, आप चलो अपना काम करो, बड़े चलो। वाह क्या बात है। और हमारे पुरखों के सामने जितनी बड़ी चुनौतियां थी, कम से कम हम थोड़े से प्रिविलेज हैं, हमारे पास अभी थोड़े बेहतर अवसर हैं, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल। और जैसा संघर्ष अनीता जी बता रही हैं, इनकी यात्रा में तमाम संघर्ष के पल रही, लेकिन फिर भी काम करते रहे, और आज आसमान में सितारे की तरह चमक रही हैं, और हम सब उनसे बहुत प्रेरणा ले रहे हैं। मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ, काफ़ी लंबी बातचीत हो गई, मुझे लगता है बहुत दर्शकों को भी मज़ा आया होगा ये बातचीत सुनते हुए। नई पीढ़ी के जो दलित वर्ग से आने वाले, बहुजन बैकग्राउंड से आने वाले जो लेखक हैं, नई किताबें लिख रहे हैं, उनको कोई सलाह देना चाहें, दलित साहित्य से जुड़ी हुई कोई सलाह देना चाहें? और मुझे लगता है जो नए बच्चे जो लिख रहे हैं, उनको, जो हमारे जैसे राइटर हैं, जो सीनियर हो गए, जो बड़े हो गए, जिनको एक रुतबा मिल गया, उनको उन पे ध्यान देना चाहिए। उन यूथ पे ध्यान देना चाहिए, उनको निखारना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनको चेला नहीं बनाना चाहिए, उनको नर्चर करना चाहिए। हमें उनको अपने बराबर लाने की सोचनी चाहिए, कि उनको मौके दें हम, कि उनको प्रोत्साहित करें, उनके सर पे हाथ रखें कि लिखो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अच्छा लिखो, हम तुम्हें प्रोत्साहन देंगे। मुझे लगता है कि यूथ हमारा बहुत प्रतिभाशाली है, और इसलिए प्रतिभाशाली, हमारे में तो रोहित वेमुला जैसे बच्चे हुए। वो मतलब वो अगर वो जीता रहता तो बहुत ही ब्राइट बच्चा था। तो बहुत सारे रोहित वेमुला हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, डेल्टा में इकबाल है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। तो मुझे लगता है कि यूथ जो आ रहा है, मुझे एक बहुत अच्छा ये लग रहा है कि बहुत वोकल है, बोलता है यूथ। अब वो उस तरह का यूथ ने, और वो बोलता है, और वो जो एक्सप्रेसिव है, जैसे हम लोग एमसीडी स्कूल में पढ़ के आए, हिंदी मीडियम वाले थे, लेकिन अब का यूथ और अच्छा है, वो अपने आप को बहुत अच्छे से, और वो जगह जगह पहुंच रहा है, नए नए तरीके। जैसे हम थोड़ी ट्रेडिशनल जॉब्स में गए, टीचिंग में चले गए, लेकिन जो हमारे बच्चे वो
और अलग, जैसे आप हो, आपने पूरा एक ये द शूद्रा बना लिया, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मुझे बहुत उम्मीद लगती है, मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ जो है वो अच्छा चल रहा है यूथ के जीवन में, और हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल, और बहुत क्रिएटिव हैं हमारे बच्चे। बिल्कुल। बाबा साहेब को क्लास से बाहर बैठा के पढ़ाते थे, फिर भी वो दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी बन गए। तो हमको बस एक मौके की ज़रूरत है, मिल जाए तो हमारे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। आपसे ही मैं अपील करवा लेता हूँ, आप हमारे दर्शकों से कहें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं सबसे कहूँगी कि सुमित जी अच्छा काम करें, सुमित जी और उनकी टीम। तो आप शूद्रा को सब्सक्राइब करें, द न्यूज़ वीक उसको सब्सक्राइब करें, और ताकि ये जो अच्छा काम है वो चलता रहे, आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी समय के लिए, और हमारी एक कॉल पे आप इतनी दूर से हमारे पास आई और आपने समय दिया, और मुझे बहुत मज़ा आया। मैं हमेशा अपने लोगों से जब बात करता हूँ तो प्रेरणा लेता हूँ, सीखता हूँ, हिम्मत मिलती है कि हमें लगातार काम करते रहना है, और हमारे जो लोग हैं वो इतना शानदार काम कर रहे हैं तो क्यों ना उसका जश्न मनाया जाए। तो ये इस किताब के कहानी संग्रह को इंग्लिश पेन अवार्ड के लिए सिलेक्शन पर मैं आपको बधाई देता हूँ। थैंक यू। और ये हम सब के लिए बहुत ही कहें कि एक सम्मान की बात है कि हमारी बीच की एक लेखिका, हमारी एक साथी को ये शानदार एक सम्मान मिला है, उनकी किताब का सिलेक्शन हुआ है। आप भी इस बातचीत पर क्या सोचते हैं, इस इंग्लिश पेन अवार्ड के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट करें, अनीता जी के पूरे वक्तव्य पर आपका क्या कहना है कमेंट करें, हम कमेंट पढ़ेंगे, रिप्लाई करेंगे, और कुछ बातें होंगी तो अनीता जी तक पहुंचा भी देंगे, सुझाव होंगे तो। आपसे अपील है चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे जो फेसबुक पेज है, यूट्यूब है, ट्विटर है, वहाँ सबसे हमारे साथ जुड़े। मेरा नाम सुमित चौहान है। इस बातचीत में फ़िलहाल इतना ही, और इस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी, फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। जय भीम अनीता जी। जय भीम।